सुप्रभात बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में फिराक गोरखपुरी जी हैं और उनके द्वारा कुछ कविताएं और गज़ल आपको रुबाइयाँ और गज़ल आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इससे पहले कि हम उनके द्वारा लिखित उन कविताओं की ओर जाएं, एक बार फिराक जी के जीवन परिचय को हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो फिराक गोरखपुरी, इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर, इसलिए इनके नाम के साथ में फिराक गोरखपुरी जुड़ता है। गोरखपुर के रहने वाले थे। 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। शिक्षा की बात करें, आरंभिक शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। तो 1896 में जन्म हुआ, तो आपको लग रहा होगा कि ये ब्रिटिश पीरियड में ही इनका जन्म हुआ। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ इनका, यानी जो आजकल एसडीएम की पोस्ट होती है उस पर इनका सिलेक्शन हुआ। पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में एक साल बाद ही इन्होंने पद त्याग दिया, अपने पद से इस्तीफा, एसडीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी गए। तो उस समय के जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कवि और लेखक थे उनको बड़ी जल्दी जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि वो अपने उग्र विचारों से, क्रांतिकारी विचारों से देश के जो नवयुवक थे, युवा थे, उनको अपने साथ बड़ी जल्दी जोड़ लेते थे और बहुत जल्दी उनका ब्रेन वॉश कर देते थे। इसलिए अंग्रेजों को लगता था कि सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए कवि और लेखक लोग ही हैं, क्योंकि लोग इनकी लेखन को, इनकी लेखन शैली से प्रेरित होकर के हमारे खिलाफ भड़क जाते हैं। तो जेल में भी गए, 1.5 साल जेल में रहे और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर भी रहे। तो फिराक गोरखपुरी और जो आपके सबसे पहले कवि थे हरिवंश राय बच्चन, समकालीन हैं, एक ही समय के हैं और एक ही समय में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी करी है और वो भी एक ही डिपार्टमेंट में, अंग्रेजी के ही दोनों प्रोफेसर रहे हैं। और ये खास बात है कि आप उनको दोनों को हिंदी में पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, हिंदी के प्रति उन अंग्रेजी के प्रोफेसर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। सम्मान, तो क्या क्या सम्मान इनको मिले? बुले नगमा जो इनकी रचना है उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य जगत का सबसे ऊंचा पुरस्कार हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, ज्ञानपीठ, वो इनको मिला। और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। प्रमुख रचनाएं इनकी कृतियां हैं बुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। तो आप देख रहे हो कि जो इनकी जो रचनाएं हैं वो उर्दू में ही हैं, लगभग सारी रचनाएं उर्दू में हैं। और यहाँ जो गजल आप हिंदी की लिपि में पढ़ रहे हैं, देवनागरी लिपि में पढ़ रहे हैं, वास्तविकता ये है कि ये गजल उर्दू की जो फारसी अरबी की लिपि है उसमें ही लिखी गई है, केवल उनका आपको रूपांतरण करके हिंदी में दिया गया है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। तो ये शेर इनका है, क्योंकि ये 1983 में हम सबको छोड़ के चले गए थे, तो उनके शेर के द्वारा हम उनको याद करते हैं। उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रोमानियत यानी रोमांटिसिज्म, रहस्य मिस्टिसिज्म और शास्त्रीयता यानी क्लासिज्म से बंधा रहा है। जो उर्दू शायरी है उसमें हम पाते हैं रोमांस, मिस्ट्री और क्लासिक्स, ठीक है, और जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नेचर को इन लोगों ने बहुत कम देखा, बल्कि रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता, रोमांटिसिज्म, मिस्टिसिज्म और क्लासिज्म में ही ज्यादातर उर्दू साहित्य निकल जाता है। पब्लिक लाइफ और नेचर को इन्होंने कुछ कम ही देखा है। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। लेकिन उस बंधी बंधाई परंपरा से कुछ जो उर्दू के शायर हुए हैं वो बाहर भी निकले हैं और उनमें प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का है, जिन्होंने उर्दू की उस परंपरा को, जिसमें रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता थी, उसको तोड़ने की कोशिश करी। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। मैंने आपको बताया है कि उर्दू के लेखक थे,
लेकिन जब लगा कि उर्दू शब्दों के साथ साथ हिंदी जो सिंटैक्स है उसका भी प्रयोग जरूरी है, तो अपनी उर्दू में उन्होंने हिंदी सिंटैक्स और शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उर्दू में एक नयापन आया। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। तो उनकी जो गजलें हैं, उनकी जो शायरी है, वो इंसान को इंसान से जोड़ती है और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना को साकार करती है उनकी शायरी है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का शेरों में क्या होता है, संवाद होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय उन्होंने बनाया है, यानी प्रकृति की ओर वो उन्मुख हुए, भौतिकता की ओर उन्मुख हुए, हालांकि जो परंपरा थी वो इसके विपरीत थी। दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है, उन्होंने ऐसा माना और कहा। तो बच्चों, ये उनका थोड़ा जीवन परिचय था। अब थोड़ा सा उनकी रचनाओं की ओर चलते हैं। रुबाई, रुबाई जो होती है वो जैसे हिंदी में चौपाई होती है, अंग्रेजी में जैसे कि क्वार्टेंस होते हैं, वैसे ही उर्दू में क्या होता है, रुबाई होती है। तो फिराक की जो रुबाई है उनमें हिंदी का घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज, और आपके यहाँ जो रुबाइयाँ हैं उनकी बहुत ही सरल भाषा में, आप देखना कितना सरलता के साथ उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी याद दिलाता है। तो सूरदास ने अपनी कविताओं में जो कृष्ण के बचपन को दिखाया है वात्सल्य रस के साथ, यहाँ जो आपको मिलेंगी रुबाइयाँ, उसमें आप देखेंगे वात्सल्य रस है, वैसा ही जैसे कि सूरदास था, सूरदास का वात्सल्य रस था। मुझे चांद चाहिए मैयारी मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। जब हम सूरदास की इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो फिराक गोरखपुरी की जो आप छोटी सी रुबाई पढ़ोगे उसमें ये चीज आपको नजर आने वाली है। बच्चा क्या चाहता है, चंद्रमा का जो चंद्रमा रूपी खिलौना है उसको लेना चाहता है। तो यहाँ जो हम एक चीज देखते हैं कि आजकल के बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, फिराक उन बच्चों को उस कमरे से बाहर लाना चाहता है। उन कमरों से अच्छा है कि छत पर चटाई बिछाकर सोएं और चंदा मामा को देखते रहें। तो चंदा मामा भी एक क्या है, खिलौने की तरह है बच्चों के लिए, क्योंकि जिन बच्चों के जीवन में महंगे खिलौने नहीं होते वो चंदा मामा को ही खिलौना समझ लेते हैं। तो एक तो ये उनकी रुबाई के रूप में है। दूसरी उनकी रचना है, उसकी तरफ जाते हैं, गजल। पाठ में फिराक की गजल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की भरपूर परंपरा, इसका अद्भुत नमूना है यह गजल। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है जिसमें एक दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। तो बच्चों, ये उनके द्वारा लिखित दो रचनाएं हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जीवन परिचय आप लिख लेंगे और साथ ही जो ये जो सारांश दिया हुआ है, लघु सारांश, इस सारांश को भी आप नोट कर लेंगे। और एक बार जो आपकी दो रचनाएं हैं रुबाइयाँ, ये रुबाइयाँ हैं आपकी, और उसके बाद में ये गजल है, इस गजल को भी आप एक बार तो कम से कम जरूर पढ़ लें। और उसके बाद आपको अगले वीडियो में रुबाइयाँ और गजल पढ़ाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।